नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस कुछ, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं अनुप। साथियों, नेपाल बदल गया है। जिस नेपाल में कभी भारत विरोध की राजनीति हेडलाइंस बनती थी, अब वही नेपाल भारत आकर कह रहा है कि हम बिना पुराने बोझ से आए। आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या नेपाल को अब भारत की जरूरत पड़ गई? क्या बालेन शाह नेपाल को धीरे धीरे चीन के इन्फ्लुएंस से दूर ले जा रहे हैं, या साउथ एशिया में क्वाइटली एक नया पावर इक्वेशन बन रहा है? यहाँ नेपाल अब टकराव नहीं बल्कि पार्टनरशिप की राजनीति करना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल इंडिया रिलेशनशिप सच में एक नए चैप्टर में प्रवेश कर चुका है? आज हम फैक्ट्स, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी के आधार पर पूरी कहानी को समझेंगे। साथियों, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इत्मीनान से पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से आप साथ साथ में देते भी रहें तो अच्छी बात है। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कल नेपाल के विदेश मंत्री भारत पर आए हैं। और नेपाल के विदेश मंत्री जब भारत पर आए हैं तो इसके पहले आरएसपी के जो अध्यक्ष हैं रवि लामिछा ने, उन्होंने इसकी एक जो है वह रूपरेखा खींच दी थी और उसी रूपरेखा पर आगे जो है वो विदेश मंत्री चर्चा कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन मुद्दों में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, अब लिम्पियाधुरा पर क्या होगा? नेपाल का यू टर्न, अब भारत ही सहारा। साथियों, इस समाचार को मैंने आपके लिए जो कवर किया है, कल एनडीटीवी ने नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर से इंटरव्यू लिया। और फॉरेन मिनिस्टर से जब इंटरव्यू लिया तो फॉरेन मिनिस्टर ने इस इंटरव्यू में क्या क्या कहा, उसी को आधार बनाकर जो है वो आज का विश्लेषण जो है वो आपके सामने रखा गया। और इस विश्लेषण के माध्यम से नेपाल भारत का भविष्य कैसा होगा, संबंध पहले से कितने सुधारने की प्रक्रिया में काम होंगे, इन सब पर भी चर्चा हुई। एनडीटीवी ने दो आर्टिकल इस पर लिखा है। पहला है, इंडिया नेपाल लॉन्च क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट, 84 प्रोजेक्ट्स हैंडेड ओवर। दूसरा है, वी कम विदाउट फास्ट बैगेज, नेपाल फॉरेन मिनिस्टर टू एनडीटीवी ऑन चैन जी सपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हुए पूरी बातों को समझते हैं। साथियों, नेपाल के नए विदेश मंत्री शिशिर खनाल इस सप्ताह भारत आए और उनकी यह यात्रा ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा संकेत दिया, क्योंकि इस बार केवल औपचारिक कूटनीति नहीं है बल्कि दोनों देशों के रिश्ते का स्वर भी बदला हुआ दिखाई दिया। शिशिर खनाल ने साफ शब्दों में कहा है कि हम पुराने बोझ के साथ नहीं आए, यानी पुरानी नाराजगी, पुराने विवाद और भारत विरोधी राजनीति को बहुत पीछे छोड़कर आए। अब नेपाल व्यवहारिक और सहयोग आधारित संबंधों की बात करना चाहता है और यह केवल बयानबाजी नहीं लगती, क्योंकि इस मुलाकात के दौरान तीन बड़े फैसले जो है वो सामने आए हैं। सबसे पहला है, यूपीआई आधारित सीमा पार भुगतान व्यवस्था के ऊपर जो है वो चर्चा करना चाहते हैं। सचो, यानी कि भारत और नेपाल के बीच डिजिटल लेन देन को पहले से अधिक आसान बनाने की जो है वो तैयारी हुई है। दूसरा, भूकंप के बाद भारत की सहायता से तैयार की गई परियोजनाओं को अब नेपाल को सौंपी जा रही है, यानी कि 84 पुनर्निर्माण परियोजनाओं का हस्तांतरण। और तीसरा, एआई और भाषा प्रौद्योगिकी में साझेदारी की बात हो रही है, यानी तकनीक, शिक्षा और डिजिटल भविष्य में भी दोनों देश साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहते हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि क्या यह केवल कूटनीतिक दिखावा है या फिर नेपाल के भीतर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक और भू राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो चुका है? क्या बालेन शाह का नेपाल अब टकराव की राजनीति को छोड़कर सहयोग की दिशा में बढ़ रहा है? और क्या चीन से बढ़ता प्रभाव जो नेपाल का है, अब काठमांडू की रणनीतिक सोच भी जो है वो बदल रही है? इस पूरी कहानी को हम एक एक करके विस्तार में आपके साथ रखेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेपाल बदला क्यों है। इसके लिए हमें नेपाल के हाल की राजनीति को साथियों समझना होगा। नेपाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पारंपरिक राजनीति को छोड़कर जो है दलों की पकड़ जो है, जो भी पारंपरिक दल है उनकी पकड़ जो है वो काफी कमजोर दिखाई दी है। युवाओं की नाराजगी से निकली नई राजनीतिक ताकतों को समर्थन मिला है और लंबे समय से नेपाल की जनता कई समस्याओं से जो परेशान थी, जैसे कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, बार बार बदलते गठबंधन सरकारें और धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था, यह स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि सरकार आती रहेगी, गिरती रहेगी, लेकिन आम लोगों का विकास जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। नेपाल के युवाओं में यह भावना बढ़ने लगी कि पुराने राजनीतिक केवल सत्ता संघर्ष में उलझी हुई है, जबकि रोजगार, विकास और बेहतर शासन जो है वो पीछे छूट गया। और यहीं से एक नए राजनीतिक सोच की जो है वो शुरुआत दिखाई दी। बालेन शाह का प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा है नेपाल की राजनीति में। जो है ये जो नया उभार बालेन शाह का हुआ है, ये उभार केवल ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक नई सोच का संकेत भी जो है वो माना गया। बालेन शाह पारंपरिक नेताओं की तरह केवल वैचारिक राजनीति पर निर्भर नहीं दिखते, बल्कि उनकी छवि
प्रशासन, विकास और परिणाम आधारित काम करने वाले नेता की बनाई गई। और यही कारण है कि नेपाल की राजनीति का स्वर धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले अक्सर राजनीति जो है वो काफी आसान रास्ते से चलती थी कि हर समस्या के लिए जो है वो भारत को कोस दिया जाए। लेकिन अब एक नई सोच जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि निवेश लाओ, अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, रोजगार को बढ़ाओ और पड़ोसी देशों के साथ व्यवहारिक संबंध बनाओ। और यही बदलाव भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत जो है वो माना जा रहा है। साथियों, अगर हम यहाँ और भी बात करें, यानी कि नेपाल जो है हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच का एक बफर स्टेट है, एक बफर जो है वो देश है। तो भारत बनाम चीन के कारक को हम कैसे यहाँ छोड़ सकते हैं? और ये सबसे ज्यादा जियो पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या नेपाल धीरे धीरे चीन से दूरी बना रहा है। साथियों, नेपाल शायद कभी खुलकर ऐसा नहीं करेगा, ना ही कहेगा, क्योंकि नेपाल हमेशा संतुलित विदेश नीति की बात करता है। यानी भारत और चीन दोनों के साथ संबंध जो है नेपाल बनाए रखना चाहता है। लेकिन अगर हाल के संकेतों को बड़े ध्यान से देखें तो जो तस्वीर धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई दे रही है, कुछ साल पहले तक नेपाल ने चीन के साथ अपने संबंधों को बहुत तेज बनाया था। चाहे हम BRI प्रोजेक्ट की बात करें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वादों की बात करें, और भारत चीन के बीच रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की थी। नेपाल की राजनीति में संदेश भी दिया जाता था कि अगर भारत दबाव बनाएगा तो चीन को हम एक विकल्प के रूप में तैयार कर लेंगे। लेकिन फिर भी वास्तविकता जो है वो सामने आने लगी। कई चीनी परियोजना अपेक्षा से बहुत धीमी चल रही हैं। कई बड़े वादे जमीन पर उतनी तेजी से दिखाई नहीं दिए और कुछ जगहों पर कर्ज को लेकर चिंताएं भी बढ़ने लगी। और यहीं से नेपाल के भीतर एक नई सोच जो है उभरती हुई दिखाई दी कि वादों से ज्यादा हमें परिणाम चाहिए, बड़ी घोषणाओं से ज्यादा वास्तविक निवेश चाहिए। और यही भारत की भूमिका जो है वो फिर से नेपाल में मजबूत हो गई, क्योंकि भारत नेपाल को ऐसी चीजें देता है, ऐसी चीजें मुहैया कराता है जिन्हें कोई दूसरा देश आसानी से नहीं दे सकता। जैसे कि खुली सीमा, रोजगार के अवसर, बिजली का विशाल बाजार, तेज व्यापारिक पहुंच और वास्तविक संपर्क व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल अब ये समझता हुआ दिखाई दे रहा है कि भूगोल बदला जो है वो नहीं जा सकता। चीन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह नेपाल का पड़ोसी भूगोल नहीं बदल सकता। लेकिन भारत नेपाल के रोजमर्रा जीवन, व्यापार, रोजगार और अर्थव्यवस्था से सीधा हिस्सा रखता है। यानी नेपाल के लिए विकास और स्थिरता की राजनीति में भारत को नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। और शायद इसी वजह से अब काठमांडू की सोच में भी बदलाव दिखाई देने लगा है। साथियों, इस बदलाव का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर हम समझें तो वो है आर्थिक वास्तविकता। अगर हम आर्थिक वास्तविकता की बात करें तो नेपाल के विदेश मंत्री ने बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़ता गया लेकिन नेपाल अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाया। और ये केवल एक औपचारिक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह नेपाल के भीतर बढ़ती आर्थिक चिंता का भी संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। एक बड़ी समस्या यह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक विदेशों से आने वाले धन यानी कि रेमिटेंस के ऊपर निर्भर है। देश की बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत काफी कमजोर रहा है। स्थानीय रोजगार के अवसर जो है वो काफी सीमित हो गए और आर्थिक वृद्धि भी उतनी तेजी से नहीं दिखाई दे रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। यानी नेपाल के सामने अब सबसे बड़ा सवाल केवल राजनीति का नहीं बल्कि आर्थिक भविष्य का जो है वो आपको सवाल देखने को मिलेगा। नेपाल की प्राथमिकताएं भी जो हैं वो पहले से बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब नेपाल को चाहिए निवेश, बेहतर संपर्क व्यवस्था, ऊर्जा व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और तेज आर्थिक अवसर। नेपाल चाहता है कि उसके बिजली को बड़े बाजार तक पहुंचाया जाए, पर्यटन और व्यापार को आसान बनाया जाए, सीमा पार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए, नई तकनीक के क्षेत्र में भी अवसर मिले। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इन सभी क्षेत्रों में भारत एक स्वाभाविक साझेदार के रूप में सामने आता है, क्योंकि भारत केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन, रोजगार से सीधे जुड़ा हुआ एक विशाल बाजार भी है। यानी अब नेपाल की राजनीति केवल भावनाएं नहीं, आर्थिक मजबूरियों, व्यवहारिक सोच की भी जो है भूमिका हमें देखने को मिल रही है। साथियों, अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके ऊपर हम बात करें वो है आपका ऊर्जा भू राजनीति का, यानी जिसके बारे में सबसे कम चर्चा होती है लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यही देखने को मिलेगा, वो है एनर्जी जियोपॉलिटिक्स। और यह शायद नेपाल और इंडिया के रिश्ते का सबसे कम समझे जाने वाला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नेपाल के पास बहुत बड़ी ताकत है और वो है विशाल जल विद्युत क्षमता। नेपाल की नदियां इतना ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखती हैं कि भविष्य में देश में केवल अपनी जरूरतों को ही नहीं बल्कि बिजली निर्यात करके बड़ा देश भी बन सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यानी कि सबसे बड़ी चुनौती है कि ऊर्जा है तो लेकिन बाजार कहाँ है। ऊर्जा पैदा करना एक बात है लेकिन उसे बड़े पैमाने पर बेचने के लिए विशाल और स्थिर बाजार चाहिए। और यही वो जगह है जहां भारत की भूमिका नेपाल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत के पास विशाल ऊर्जा बाजार है, बढ़ती बिजली की मांग है और सीमा पार ऊर्जा व्यापार की क्षमता भी मौजूद है। अब एक बहुत दिलचस्प संभावना ये बनते हुए दिखाई दे रही है कि अगर भविष्य में भारत, नेपाल, बांग्लादेश बिजली गलियारा और ज्यादा मजबूत होता है तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि नेपाल बन सकता है स्वच्छ ऊर्जा का सबसे बड़ा निर्यातक।
भारत बन सकता है क्षेत्रीय ऊर्जा का संपर्क का मुख्य केंद्र और बांग्लादेश को मिल सकता है अपेक्षाकृत सस्ती और हरित ऊर्जा। यानी दक्षिण एशिया में एक ऐसा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यवस्था बन सकता है जहां देश आपस में बिजली साझा करें, आर्थिक रूप से अधिक जुड़े और कुछ विशेषज्ञ इसे भविष्य में दक्षिण एशिया के लिए यूरोप जैसे क्षेत्रीय ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में एक शुरुआती कदम भी मान रहे हैं। और इसका एक बड़ा भू राजनीतिक असर यह भी हो सकता है, जब आर्थिक और ऊर्जा संबंध गहरे होंगे तो बाहरी प्रभाव अपने आप बहुत सीमित हो जाएंगे। यानी बिना किसी टकराव के क्षेत्रीय सहयोग जो है वो आपका मजबूत हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से सीमित भी हो सकता है और शायद इसी वजह से एनर्जी पार्टनरशिप अब केवल बिजली का मामला नहीं बल्कि साउथ एशिया की नए जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिजिटल कूटनीति। साथियों, ये जो खबर है ये अगर हम बात करें तो सबसे कम ध्यान इस पर मिला हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर जो है वो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। यूपीआई आधारित सीमा पार भुगतान व्यवस्था पहली नजर में सिर्फ एक तकनीकी या बैंकिंग खबर लग सकती है, लेकिन अगर इसके पीछे की रणनीति को समझे तो ये साउथ एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स का बड़ा संकेत है। अब भारत और नेपाल के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान पहले से आसान हो सकेंगे और ये केवल सुविधा ही नहीं बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं। कई परिवारों की आय सीमा पर आर्थिक गतिविधियां भी जुड़ी हुई हैं और पैसे भेजने की प्रक्रिया अक्सर समय लेने वाली या महंगी भी हो सकती है। अगर डिजिटल भुगतान व्यवस्था मजबूत हो तो पैसा भेजना तेज, सस्ता और अधिक आसान हो सकता है। लेकिन अब इसका बड़ा भू राजनीतिक पहलू को भी हम समझते हैं। भारत अब केवल सड़कें, लाइन या आधारभूत ढांचा नहीं बना रहा है, भारत धीरे धीरे डिजिटल आधारभूत संरचना की शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। यानी कि एक ऐसा मॉडल जहां तकनीक के माध्यम से देशों को जोड़ा जाए। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली पहले भी कई देशों तक पहुंच चुकी है। दक्षिण एशिया से पश्चिम एशिया और यूरोप तक कई देश जो है वो भारत के डिजिटल मॉडल के साथ जुड़ चुके हैं। अब नेपाल इस नेटवर्क से जुड़ना केवल एक आर्थिक सुविधा नहीं माना जा रहा है बल्कि इसके रणनीतिक जुड़ाव के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया में अभी तक ये मॉडल जो है बहुत कम ही मौजूद है। चीन का डिजिटल संपर्क मॉडल अगर हम बात करें तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेश किया गया दिखाई दे रहा है, जहां देशों को तकनीक, भुगतान और डिजिटल संपर्क के माध्यम से जोड़ा जाए। यानी आने वाले समय में मुकाबला केवल सड़कों और बंदरगाहों का नहीं होगा। भारत और नेपाल के और भारत और नेपाल के अलावा भारत और चाइना के बीच में अगर हम बात करें तो जो मुकाबला होगा वो डिजिटल नेटवर्क आर्थिक जुड़ाव का भी होगा। नेपाल अब इस बदलते हुए खेल का अहम हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगली अगर हम बात करें तो हम एआई टेक्नोलॉजी को कैसे छोड़ सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यह भी एक सबसे छोटा टॉपिक लग रहा है लेकिन भविष्य में बहुत बड़ा असर डालेगा। एआई के बारे में अगर हम बात करें साथियों और साथ में हम भाषा तकनीक में साझेदारी की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच केवल व्यापार और ऊर्जा की बात नहीं हो रही बल्कि भाषा और डिजिटल तकनीक को लेकर भी सहयोग की दिशा दिखाई दे रही है। और ये एक बेहद दिलचस्प संभावना सामने आ रही है कि अगर भारत की भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक और नेपाल के साथ काम करती है तो भविष्य में कई बदलाव जो है संभव है, जैसे कि नेपाली भाषा आधारित एआई मॉडल, तुरंत आवाज आधारित अनुवाद यानी कि जो ट्रांसलेशन हम कहते हैं, स्थानीय प्रशासन में तकनीक का बेहतर उपयोग तथा शिक्षा तथा डिजिटल सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में मजबूत करना। लेकिन अब एक बहुत बड़ा रणनीतिक पक्ष भी इसका अगर समझे तो किसी देश का प्रभाव केवल सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं पड़ता। संस्कृति, तकनीक, शिक्षा, डिजिटल व्यवस्था भी प्रभाव का एक बड़ा माध्यम बनती है। दुनिया में कई देशों ने इस मॉडल को अपनाया है, कई फिल्मों के माध्यम से इसका प्रभाव पड़ा है, कई तकनीकी मंचों के जरिए इसका प्रभाव बढ़ा है, कई कई शिक्षा और डिजिटल सेवाओं के जरिए इसका प्रभाव बढ़ा है। यानी कि अब भारत धीरे धीरे भाषा, तकनीक और डिजिटल सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय जुड़ाव बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये केवल तकनीक की साझेदारी नहीं बल्कि लंबे समय के विश्वास और प्रभाव निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो आप सुरक्षा को कैसे छोड़ सकते हैं। यानी भारत और नेपाल के बीच में सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें जिसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, नेपाल के विदेश मंत्री ने केवल विदेश मंत्री स्तर की बातचीत नहीं की बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लिया। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि बातचीत केवल व्यापार, निवेश और तकनीक तक सीमित नहीं है बल्कि बहुत बड़े रणनीतिक पहलुओं के ऊपर भी चर्चा होगी। यानी कि जो संभावित विषय हो सकते हैं कि वो ये हो सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, सूचना का साझाकरण कैसे किया जाए, सुरक्षा समन्वय कैसे किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में बहुत सारी जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो आतंकी घटनाएं हो, चाहे आपका मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, ब्लैक मनी का मामला हो या छिटपुट हत्या का या कोई भी लड़ाई का मामला हो, तो यहाँ से लोग घटनाएं करके नेपाल की तरफ भाग जाते हैं। यानी कि इनको भी लेकर जो है नेपाल काफी ज्यादा चिंतित है कि वो
इन मुद्दों को भी जो है वो सुलझाए, क्योंकि सूचना अगर साझाकरण किया जाएगा, सुरक्षा समन्वय किया जाएगा, तो इससे तस्करी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण होगा, सीमा क्षेत्र की स्थिरता होगी और पूरे क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन जो है बना रहेगा। यानी कि ये समझना जरूरी है कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा तो है, यानी दोनों देशों की सुरक्षा चुनौतियां कई मामलों में जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा साउथ एशिया के बदलते शक्ति संतुलन और चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए भारत शायद यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नेपाल किसी रणनीतिक खाली स्थान में ना बदले जहां बाहरी शक्तियों का प्रभाव असंतुलित रूप से बढ़े। यानी नेपाल इंडिया रिलेशनशिप अब केवल पड़ोसी देश का रिश्ता नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन का भी सवाल बन चुका है। साथियों, सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या नेपाल के विदेश मंत्री ने जब ये बात कहा कि हम पुराने बोझ के साथ नहीं आए, तो क्या इसका असली मतलब क्या हो सकता है? साथियों देखिए, कूटनीति में शब्द बहुत सोच समझकर चुने जाते हैं। कई बार छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दे देता है। संभव है कि इसका संकेत ये हो सकता है कि नेपाल जो है वो अब एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। नेपाल अब केवल भावनात्मक या टकराव वाली राजनीति के ऊपर निर्भर नहीं चाहता, क्योंकि पिछले कई वर्षों से नेपाल की राजनीति में अक्सर भारत विरोध एक राजनीतिक मुद्दा बना। लेकिन अब तस्वीरें धीरे धीरे जो है बदलते हुए दिखाई दे रही। नेपाल की नई राजनीति का सोच शायद इसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है कि नेपाल जो है वह पुरानी वैचारिक राजनीति बनाम नई आर्थिक और व्यवहारिक राजनीति के ऊपर बात कर रहा है। यानी सवाल अब ये नहीं है कि किसे दोष दिया जाए, बल्कि ये होता जा रहा है कि निवेश कैसे आएगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी और नेपाल क्षेत्रीय अवसरों का फायदा कैसे उठाएगा। यानी काठमांडू की राजनीति का भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिक सोच का प्रभाव जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरानी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है। और यहीं से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, वो ये होता है कि तस्वीर जितनी सकारात्मक दिखाई देगी उतना सरल भी नहीं, क्योंकि नेपाल इंडिया के रिश्तों में अभी भी कई सारी बड़ी चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों की अगर लेकर बात करें तो नेपाल में भारत को लेकर सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं है। कुछ पुराने मुद्दे, ऐतिहासिक घटनाएं अब भी राजनीतिक बहस का जो है हिस्सा बना है। यानी रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भरोसा लगातार मजबूत बनना होगा। दूसरी चुनौती है वह है चीन की भूमिका। अगर हम मान भी लेते हैं इस बात को कि चीन नेपाल में अपनी भूमिका को कम कर देगा, तो ये हमारे लिए बहुत गलत है, क्योंकि नेपाल की राजनीति, निवेश और रणनीतिक क्षेत्र में चीन आगे भी प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करेगा। यानी आने वाले समय में नेपाल शायद दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने की नीति जारी रखेगा। तीसरी जो चुनौती है वो है कि भारत और नेपाल के बीच कुछ सीमा संबंधी विषय अब भी काफी संवेदनशील बने हुए हैं और ऐसे मुद्दे कभी कभी राजनीतिक तनाव का भी कारण बन सकते हैं। इसलिए संबंध मजबूत करने के लिए संवाद और धैर्य दोनों जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बड़े वादे जमीन पर परिणाम नहीं दे पाए, अगर निवेश, संपर्क, आर्थिक लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा, तो फिर जनता के भीतर निराशा पैदा होगी और ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है। यानी नेपाल और भारत का जो रिलेशनशिप है उसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े अवसर भी हैं, लेकिन ये अवसर परीक्षाओं को लेकर आए हैं। नेपाल बदल रहा है और शायद पहली बार नेपाल की राजनीति आइडियोलॉजी से इकोनॉमी की ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या बालेन शाह वाकई नेपाल को डेवलपमेंट मॉडल पर ले जाएंगे? क्या भारत और नेपाल मिलकर साउथ एशिया का नया ग्रोथ कॉरिडोर बनाएगा, या पुरानी राजनीति, चाइना फैक्टर, डोमेस्टिक प्रेशर इस नई दोस्ती को फिर से कमजोर कर देगा? साथियों, एक बात तो साफ है, नेपाल अब सिर्फ नेबर नहीं बल्कि इंडिया के रीजनल स्ट्रेटजी का सबसे अहम टेस्ट केस बन चुका है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन ये भी बताएं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी बातों को आपने यहाँ से समझा होगा। बहुत सारे विचार आपको इस वीडियो को देखते हुए आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो सारे विचारों को टाइप करके हमारे पास भेज दीजिए और नेपाल पर और क्या सुनना चाहते हैं और कैसे वीडियो सुनना चाहते हैं, नेपाल भारत संबंध को लेकर वो टॉपिक भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।